जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द एसआर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका सेट 3 देखने वाले हैं। देखिए सेट 3 है और इससे पहले जो है सेट 1 और सेट 2 जो है पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर वहाँ ज़रूर मिला लीजिएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला सवाल लिखा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। यानी संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। यानी पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1945 में या 1945 में है, 1946 में है, 1947 या 1948। इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका 1946 में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो आपको मालूम है भारतीय संविधान है तो भारतीय सभा द्वारा होगा। इसका कलर ठीक से नहीं हो रहा है, मार्कर सेटअप दूसरा ले लेते हैं। वो से टिक नहीं हो पा रहा है इसलिए हम इससे कर रहे हैं, पेन से कर रहे हैं। इसका आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया। यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। तो वो भारत जो है ना भाग, यानी भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए 4 में लिखा है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम होता है। यानी भारत का जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन का मतलब होता है उसका बदलाव करने में कौन समर्थ होता है, यानी किनके पास ऐसा अधिकार होता है कि वो मौलिक अधिकारों को बदल दे। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संसद में जो है इसमें मौलिक अधिकारों को बदलने का प्रावधान है या समर्थ होता है। डिस्कशन होता है उसके बाद ये चेंजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसे होता है। तो मनोनयन का मतलब क्या हो जाता है। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसे। मनोनयन का मतलब होता है बदलने या बदलाव, प्रस्ताव जो होता है। नॉमिनेट करने का जिसको हम लोग कहते हैं, नॉमिनेट यानी हटाने का जो अधिकार किसके पास होता है। तो वो जो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, 5 का हो जाएगा ए। 6 नंबर पे आते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है राज्यसभा संसद द्वारा, मैंने संसद का जो चुनाव होता है उसमें, विधान परिषद संसद में, या राज्यपाल में, या राष्ट्रपति में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अनुपातित यानी कि अनुपातों में व्यक्तियों खड़ा किया जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस हम लोग किए थे चैप्टर को लेकर। अभी हम लोग जो इसमें ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं अगर आप लोग का कमेंट अगर आता है कि सर सब्जेक्टिव भी हम लोग को पढ़ा दीजिए तो हम सब्जेक्टिव का वीडियो भी इसमें अपलोड करने का कोशिश करेंगे। कि आप लोग का एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव पर जल्दी जल्दी फोकस कर लेते हैं। इसका और भी सेट है जिसको जल्दी से जल्दी आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ तकनीकी कारण था, कुछ पर्सनल वर्क भी था जिस वजह से मुझे वीडियो नहीं डाल पा रहे थे पिछले 2 दिनों से, लेकिन अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लोग को सुबह 7 से लेकर 8 के बीच में जो है हर रोज़ एक वीडियो आता हुआ चलेगा। जिस क्लास का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उस बार क्लास का वीडियो लेकर जरूर आएंगे जो 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लिखा है कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए इसमें से कौन जो है वो गलत है। तो साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व में क्या क्या होती है। यह प्रणाली अत्यंत सरल होती है, बिल्कुल ये सही होती है कि सरल होता है ये। इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई होती है, ये बिल्कुल भी सही है कि इसमें कठिनाई मौजूद नहीं होती है। इसमें चुनाव प्रक्रिया निकालने की भी कठिनाई नहीं होती, इसमें भी कठिनाई नहीं होती है। लेकिन इसमें देखिए लिखा है ये बहुत खर्चीली होती है, तो ये गलत है, ये खर्चीली नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लिखा है कि संसदीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग से की गई है। यानी कि संसदीय कार्यपालिका का जो वर्णन है संविधान के किस भाग में लिखा गया है। तो ये भाग जो होता है वो भाग 5 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, जबकि भाग 5 में
संसद का कार्य करने का निर्धारण तिथियां किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। आप लोगों से मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम व्यक्ति होता है, तो 9 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? यानी कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसके पद यानी किसके पद पर आश्रित होता है, किसके पद ना रहने पर कोई अगर नहीं मौजूद होता है उसके जगह पर वो कार्यभार संभालता है। तो पदेन सभापति उसी को कहा जाता है जो उसके पद पर आश्रित होकर उसका काम भी समाप्ति अच्छे से कर सके। तो ये होता है राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा के ही पदेन को ही कहा जाता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो 11 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी लोकसभा का कोई भी अगर अध्यक्ष है, अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे दे सकता है? पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति को देना, उपराष्ट्रपति को देना, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी। और कोई त्याग पत्र दे रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। 13 में लिखा हुआ है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो आंसर होगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिखा विधान परिषद के संसद यानी विधान परिषद का जो संसद होता है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है या कितने वर्षों के लिए निर्वाचित की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। सॉरी, सी नहीं, डी, 6 वर्षों के लिए होता है। विधान परिषद के जो सांसद होते हैं, विधान परिषद का जो सांसद होता है 6 वर्षों के लिए चुना जाता है या निर्वाचित किया जाता है। आशा है सारी बातें समझ में आ रहा है। अगर किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सेपरेटली वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो 12th पर और 10th पर है, इसलिए 11 का और 8 का और 9 का जो वीडियो है वो बहुत कम आ रहा है। तो जो बच्चे 11 और 12 में, सॉरी 10th में और 12th में है, अगर उन लोगों को अगर जिस भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए बता दीजिएगा। एसएसटी का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, साइंस का वीडियो भी कंप्लीट कर चुके हैं और मैथ्स का भी प्रॉपर्ली समझा चुके हैं। हिंदी इंग्लिश बचा हुआ है, जल्दी हिंदी इंग्लिश का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होती है? यानी उसका जो निर्वाचन यानी चुनाव प्रक्रिया जो होती है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, सदस्यों का चुनाव, वो किसके रेख देख में किया जाता है? मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, उच्च न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का? तो जिसका आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव लेती है उसके द्वारा किया जाता है सारा निर्धारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे होता है? अर्थात कहने का मतलब क्या क्वेश्चन है कि संविधान के वर्णन करना, संविधान की सर्व विशेषताओं को बताना या वर्णन करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? मैंने लास्ट निर्णय जो है वो किन के पास लिया जाता है? ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। भारत में न्यायालय है, न्यायालय किस तरह का? ऑप्शन देखिएगा, राष्ट्रपति के अधीन होती है, प्रधानमंत्री के अधीन होती है, संसद के अधीन होती है या स्वतंत्र होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है। भारत का जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका विधानसभा जो होती है आपका, भारत के जो 3 स्तंभ कहा जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद, तो ये तीनों जो है स्वतंत्र रूप से अपने अपने स्थान पर होती है। ऐसा इसलिए ताकि आपसी मतभेद को समझाया जा सके। तो न्यायपालिका जो होती है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, वो किसी के दबाव में नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में लिखा हुआ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी कि जो कोर्ट के वकील होते हैं, उच्च न्यायालय के जो सीनियर वकील होते हैं, सॉरी वकील नहीं, जज, न्यायालय के न्यायाधीश पूछा गया है। तो न्यायाधीश जो होता है अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किस व्यक्ति को यानी किससे जो अपना त्यागपत्र देगा? वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, ऑप्शन सारा पढ़ लीजिएगा, लेकिन राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 में लिखा है संसद और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किस सूची के आधार पर किया? देखिए सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। संघ सूची और राज्य सूची, यानी संघ और राज्य के जो मामले होते हैं वो किन के अधीन पर रखा जाता है? तो सॉरी क्या क्या बोल गया है? संघ सूची और राज्य सूची के विधायी संबंधों का संचालन किस सूची के आधार पर किया जाता है? जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची दोनों आता है।
तो इसका आंसर समवर्ती सूची होगा। आप लोग एक बार इसका आंसर मिला लीजिएगा। समवर्ती सूची में दोनों विषय शामिल होते हैं, दोनों का अधिकार होता है। एक सेकंड पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है। संघ और राज्यों की विधायी संबंधों का संचालन किस सूची के आधार पर किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर सी करते हैं। आप लोग एक बार इसका आंसर मिला लीजिएगा, हम इसका आंसर बस श्योर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जो हम लोग कमेंट कीजिएगा। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? यानी हमारे भारत में जो है, आपको मालूम होना चाहिए, भारत जो है सुदृढ़ केंद्र और संघीय ढांचा के हिसाब से चलती है। तो ये किस जगह से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो आपका कनाडा से लिया गया है। हमारा जो भारतीय संसद जो चुना गया है इस संघीय ढांचा का विस्तार, वो कनाडा से लिया गया है। आशा है सारी बातें समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग प्रतिनिधित्व। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 22 में भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कहने का मतलब है कि भारत में जो संविधान संशोधन किया गया था तो पंचायती राज की व्यवस्था दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 73 का जो संशोधन किया गया था उस समय। आगे बढ़ते हैं। लिखा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा जाता है। किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने, दीन दयाराम उपाध्याय ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन मस्ती हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किए गए इस ग्रंथ को पवित्र ग्रंथ का नाम कहा गया था। उन्होंने सबसे पहले कहा था। भीमराव अंबेडकर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में डैश है। कल्याणकारी राज्य संकल्पना का समावेश भारत के किस हिसाब से हम लोग मान सकते हैं? मौलिक अधिकार के हिसाब से, कि मौलिक कर्तव्य, या प्रस्तावना, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। नहीं, भारतीय संविधान का जो संशोधन किया गया है इसमें विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ से लाया जा सकता है? यानी कि क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय संविधान का अगर संशोधन किया जाए तो विधेयक कहाँ से ला सकते हैं? केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, या दोनों में से किसी एक जगह में, या भारत के न्यायालय में? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से। यानी कि या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों से ला सकते हैं इसका संशोधन के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब आपका 26 पे। 26 में लिखा हुआ है 26 में लिखा हुआ है कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो राजनेताओं के लिए जो राजनीति होती है, दावे पेची, धोखा व स्पर्श सिद्धांत का उपाय, शांति प्रदर्शन, या जन सेवा? तो देखिए, मौजूदा समय में जो राजनीति की व्यवस्था आ चुकी है, अभी के समय में अगर देखा जाए, ऐसे अगर एक पढ़ने के तौर पर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जन सेवा हो जाएगा। राजनेताओं का या राजनीतिक सिद्धांत क्या होती है कि लोगों का कल्याण करना, लोगों के हिसाब से चलना और उसकी सेवा करना। लेकिन मौजूदा समय में देखा जाए तो वह दावा पेच करता है। देखे भी होंगे, राजनेता क्या करती है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो दावा खेलती है और साथ ही साथ धोखा व स्वार्थ के सिद्धांत से वो उपाय करती है। तो इसका मेरे हिसाब से मौजूदा समय में इसका जो आंसर है वो होना चाहिए आपका ये ऑप्शन 1 और बी। लेकिन अगर हम लोग सही इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, राजनीतिक नेताओं का पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, ऐसा सभी नहीं। देखिए, राजनेताओं में सभी करप्ट नहीं है, सभी खराब नहीं है। कुछ कुछ ऐसे नेताएं होती है राजनीति जो अपने अपने आप या अपने सत्ता को बचाने के लिए जो चाहे वो कर सकती है। तो इसका ऑप्शन में बी और ए और बी दोनों होने का चांसेस है। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसेवा। यानी राजनेताओं का राजनीति क्या है, जनसेवा का होना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में क्या चलती है, ये दोनों। शांति का तो अभी होता नहीं है, ये भी होना चाहिए शांति प्रदर्शन के लिए। तो पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जनसेवा। लिखा है, इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन
करता है? नैतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लोक विज्ञान या इतिहास? तो देखिए राजनीति के बारे में है तो राजनीतिक विज्ञान ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, लिखा है सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? देखिए अगर कोई सरकार नीति लाती है, अगर उससे हम संतुष्ट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देश छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, कैसे देश छोड़ दें? ये मेरा देश है, मेरा यानी हमारा देश है, हम देश कैसे छोड़ सकते हैं? सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी 5 सालों के अंतराल में किया जा सकता है, तत्कालीन प्रभाव से हटा नहीं सकते हैं। सरकार के सौदेबाजी करना चाहिए, जी बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं हम लोग। नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा काफी हद तक सही कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से, याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक से शांति, ताकि किसी को नुकसान ना हो और हम अपने सरकार तक अपना बात रख सके। अगर कोई फैसला हो जाता है जिससे अगर जनता सहमत नहीं है तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का विरोध करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, तो 29 में लिखा हुआ इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? ठीक है, यानी कि इसमें से पूछा गया कौन जो है राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं माना जाता है? तो देखिए वोट देना राजनीतिक स्वतंत्रता है, आजीविका पाना ये नहीं है, चुनाव में भाग लेना ये भी है, सरकार का संवैधानिक तरीकों से बदलना ये भी है, लेकिन इसका कौन नहीं होगा? आजीविका पाना जो है इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में लिखा हुआ है कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? ऑप्शन देखिएगा, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, या देश में शासन का कानून, स्वतंत्र न्यायपालिका या राजनीतिक पार्टियां। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक पार्टियां। लास्ट का 10 सवाल है, जल्दी से देख लेते हैं। व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखा जाता है? सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्राकृतिक स्वतंत्रता? जहाँ तक हमें लगता है ये अभिव्यक्ति की, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहता है। और दूसरा है एक प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो लिखा है कि व्यक्ति चाहे जो चाहे वो कर, कोई अनुबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्रकृति के द्वारा उसको दिया गया है, संविधान के द्वारा नहीं दिया हुआ है। संविधान के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति का मतलब तो वर्णन करना, अपने बारे में कहना। क्वेश्चन 32 पे आते हैं, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इनमें से सभी। तो इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में से सभी। और ऐसे भी अगर ऑप्शन में आता है इनमें सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, भारत में असमानता नहीं है, किस चीज में जो है वो असमानता नहीं पाई जाती? तो नागरिकता में असमानता नहीं होनी चाहिए संविधान के अनुसार। लास्ट आते हैं, लिखा है प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध है। प्राचीन भारत समाज में जो न्याय का संबंध किससे होता है? शांति से, शक्ति से, धर्म से या आदर्श से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्म से, क्योंकि प्राचीन भारत में जो धर्म के आधार पर ही चलता था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, न्याय का मतलब क्या है? अपने मित्र का भला करना, दुश्मनों का नुकसान करना, अपने हितों की रक्षा करना या व्यक्तियों को उसके वाजिब हिस्सा देना। तो न्याय का अर्थ जो है ये हो जाएगा आपका व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे, जीवन का आधार किस तरह का अधिकार है? जीवन का जो आधार है वो किस तरह का अधिकार है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर एक बार जो है आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा। राजनीतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार ये नहीं होगा, मेरे हिसाब से प्राकृतिक अधिकार होगा, मेरे हिसाब से प्राकृतिक अधिकार ही होगा। ठीक है, नेचुरल राइट्स है, वो नेचुरल राइट्स है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, लिखा है प्राकृतिक प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व होता है? यानी कि प्राकृतिक जो अधिकार हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है वो सभी अधिकारों को जो है सुरक्षा कौन करता है? व्यक्ति करता है, समाज करता है, राज्य करता है या परिवार करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य करता है। लास्ट का 3 सवाल देखते हैं। लिखा है कि अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? कानून का, 38 में अगर देखा जाए, कानून का है कि व्यक्ति का है, समाज का या परिवार का है? तो देखिए अधिकार के वैधानिक सिद्धांत का जो है वो कानून के हिसाब से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पर, लिखा है एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया,
2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगाया गया। व्यक्ति देरी का कारण पूछ जानने के लिए किस अधिकार का उपयोग करेगा? राजनीतिक अधिकार का, नैतिक अधिकार का, सूचना अधिकार का या मानव अधिकार का? बताइए। हमें आशा है कि इसका आप लोग आंसर कमेंट में बता दोगे, लेकिन चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आपका। देखिए, सूचना पाना चाहता है वह व्यक्ति, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूचना का अधिकार। लास्ट है और अंतिम सवाल देखिएगा। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? यानी कि भारत में कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? तो हमें आशा है इसका आंसर आप लोग सांसद जरूर बोलेंगे। तो कुल मिलाकर जो है हम लोग ये 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोगों का 3 सेट आया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, ये तीनों सेट जो है हम आपको करा दिए हैं। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 करा दिए थे और आज जो है सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल मिलाकर 3 सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग के लिए हम सेट 4 और सेट 5 हमारी जो टीम है वो आपके बुक से प्रीवियस ईयर का पूछे गए सवाल और भी एक्स्ट्रा पार्ट से लेकर जो है सेट 4 और सेट 5 लेकर आ रहे हैं। सेट 4 जो है वो कल आप लोग को इस टाइम पर अपलोड कर देंगे। याद रखिएगा, ये 3 गवर्नमेंट की तरफ से आया था, लेकिन बाकी जो 2 सेट है गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन आपके बुक से सारा पूछा जाएगा। तो आपके चैप्टर से हमारी जो SR एकेडमी की टीम है उन्होंने उस क्वेश्चन को पिक किया है, तो एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा और ये सारा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आप लोगों को सेट 4 के बारे में डिस्कशन करवाया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।